नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज फिर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हम आए। पॉलिटी विषय के साथ मैं आता हूं। आज के जो कुछ मुद्दे हैं उसमें पहला क्या है, देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को लेकर के याचिका गया था कि इसको संविधान से हटा देना चाहिए, प्रस्तावना से हटा देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि ये जो है शुरुआती शब्द नहीं है और जब इमरजेंसी लगाया गया उस वक्त ये शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अब क्या ये मसला है, इसको लेकर के सबसे पहले विस्तार से चीजों को देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2024 मामले में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल करने की जो चुनौती देने वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अब यह मामला समझिए कि क्यों यहां पर यह याचिका दायर किया गया था। याचिका कर्ता जो है उनकी ये दलील थी कि इन शब्दों को, जो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये जो शब्द हैं, दरअसल ये मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इन शब्दों को आपातकाल के दौरान शामिल किया गया। आप जानते हैं कि देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1975 में, देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी और 1975 से 1977 तक जो है देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी रहा था। तो कहा गया है कि यह लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, इसीलिए इसे हटा देना चाहिए और जिस संविधान को, जिस प्रस्तावना को हमने स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, उस मूल प्रस्तावना के ये शब्द नहीं है, अतिरिक्त शब्द जोड़ा गया, तो संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन किया गया था। अब यहां पर एक नजर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पर डालते हैं। देखिए, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपसे पहले ही बताया। और यहां पर इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे तो 40 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। जरा समझ सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ ही संविधान में 14 नए अनुच्छेद और 2 नए भाग भी यहां पर जोड़े गए थे। क्या क्या यहां पर मुख्य परिवर्तन हुआ, जरा देखते हैं। प्रस्तावना को लेकर के सबसे पहली बात है जिसमें कहा गया कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, और दूसरा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द उस वक्त जोड़ा गया था। पहला समाजवाद, यानी कि भारतीय समाज जो है, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है, शासन प्रशासन जो है, वह समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, यानी कि दूसरे शब्दों में कहे, गांधी जी का जो फिलॉसफी होता था सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों के प्रति एक अलग तरह का लगाव होना चाहिए, जो सरकार है, प्रशासन है, उसका, है ना। तो यूरोपीय कॉन्सेप्ट से ये अलग है। वहां क्या है कि सभी धर्मों से दूरी होना चाहिए सत्ता का। यहां है कि सत्ता जो है सभी धर्मों को फलने फूलने का मौका देगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है ना। तो अब देखिए, महाकुंभ का आयोजन कोई सरकार नहीं किया करती है, कभी भी महाकुंभ या इस तरह की चीजें का आयोजन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग जो वहां जुटेंगे उसके लिए जो व्यवस्थाएं तमाम तरह के हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो कामकाज है उस पर ध्यान दे रही है। ठीक है, तो यही यहां पर हुआ कि सर्वधर्म समभाव की बात है, तो ये चीजें। और दूसरा, अखंडता शब्द भी यहां पर जोड़ा गया था, यानी कि राष्ट्र की एकता की जगह, जो राष्ट्र की एकता की बात किया गया उसके जगह पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ऐसा एक अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में परिवर्तित करके कुछ श्रेणियों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आप जानते हैं कि 3 सूची है, एक संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, एक अपशिष्ट भी है। ठीक है, तो यहां पर यह क्या गया कि राज्य सूची के कुछ जो विषय रहे इसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। आप जानते हैं कि संवर्ती सूची में जो विषय रहता है इस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि केंद्र को भी और राज्य को भी। जैसे शिक्षा हो गया, जैसे वन हो गया, वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण की बात किया गया, भार माप, न्याय का प्रशासन, सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके राष्ट्रपति को न केवल पूरे देश में बल्कि देश के किसी विशेष भाग में आपातकाल घोषित करने के लिए
अधिकृत करने हेतु अनुच्छेद 352 में संशोधित भी कर दिया गया। तो यहाँ पर व्यापक स्तर में इसमें संशोधन किया गया था। डीपीएसपी जो संविधान का भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी कुछ व्यापक स्तर पर देखेंगे परिवर्तन किया गया था। जैसे खास करके आर्टिकल 39 के साथ, क्या है आर्टिकल 39? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। यहां पर ध्यान देना है 39 एक जोड़ा गया, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता को लेकर के हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनके पास न्यायिक जो सहयोग है, सहायता लेने के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद उनको कहीं से नहीं मिल पाता या आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो राज्य की यह जिम्मेदारी यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो यह भी बात किया गया। अनुच्छेद 43 ए कहा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों कर्मकारों की भूमिका, और अनुच्छेद 48 ए कहा गया पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों का किस तरह से संरक्षण किया जाए। इसके अलावा 2 नए भाग भी जोड़ दिए गए। 2 नए भाग में आप जानते हैं कि एक जो है 4(1) जो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम लोग बात करते हैं। हम लोग हमेशा फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की नहीं बात करते हैं। चलिए आपके लिए एक टास्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हम लोगों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने, संख्या बताना है, 1, 10, 5, 7 कितना है, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, है ना। इसके अलावा जो है प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना को लेकर के भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में संपत्ति के अधिकार को लेकर के बातें की गई। अब यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति है, निजी संपत्ति है, उसका अधिग्रहण अगर राज्य के द्वारा किया जाता है तो उसके लिमिटेशन को कम किया गया है। इस निर्णय ने कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी 1978 और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बात 1983 में दिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया। इन दोनों मामलों में यह निर्णय दिया गया था कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई निजी संपत्ति का यदि आप अधिग्रहण करते हैं तो राज्य की जो शक्तियां हैं उसको सीमित कर दिया गया। यह बदलाव भारत में संपत्ति के अधिकारों की कानूनी समझ में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। आगे चल करके बहुत सारे ऐसे इश्यूज होने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद बदलने वाला हो सकता है। संपत्ति के अधिकार का विकास जरा यहां पर समझते हैं। प्रारंभ में आप जानते हैं कि संपत्ति के जो अधिकार थे वह फंडामेंटल राइट्स ही हुआ करता था, है ना, हम सब ये जानते हैं। और अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजे को संविधान के अनुच्छेद 19, 1(f) और 31 के तहत मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया था। बाद में यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया कि ये भाई आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा बल्कि एक कानूनी अधिकार होगा। तो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1971 में और इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C को शामिल कर दिया गया था। अब 31C क्या कहता है, देखिए यहाँ पर उन कानूनों को संरक्षण प्रदान किया गया जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात की गई। विशेष रूप से अनुच्छेद यहां पर 39B और 39C, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों अनुच्छेद है ये, है ना। 39B और 39C के बीच सही से संबंध और डिफरेंसेस क्या है इसको आपको समझना है, को अमल में लाने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 के तहत प्रदत्त अधिकार भी शामिल किए गए हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति की अगर चर्चा करें, जहां की मैंने पहले भी कहा कि ये जो है अब हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है ना। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ तो संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और यह अब एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यह कह सकते हैं। अब मूल अधिकार हमारा ये नहीं रह गया है। अब जरा गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs की बात करेंगे। देखिए, गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकृत जितने भी NGOs हैं को अपने प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों में किसी भी बदलाव अगर करते हैं तो उसको सूचना देने का निर्देश दे दिया है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है जरा उसको एक नजर में देख लेते हैं। प्रमुख मुद्दा क्या है
गृह मंत्रालय का यह आदेश उन एनजीओज पर भी लागू होगा जिनका पिछला एफसीआरए लाइसेंस का आवेदन अभी भी लंबित प्रक्रिया में है। इस स्थिति में क्या होगा कि एनजीओ एक नया आवेदन कर सकते हैं जो स्वचालित रूप से पिछले एफसीआरए लाइसेंस आवेदन का स्थान ले लेगा। उल्लेखनीय है कि एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सरकार ने पिछले वर्षों में कई एनजीओ के पंजीकरण को रद्द कर दिया था। इससे एनजीओज की कार्यप्रणाली पर सवाल भी जो है उठने लगे थे। एनजीओ और भारत में इसका विनियमन कैसे होता है इसको जरा देखते हैं। एनजीओ एक प्रकार के गैर लाभकारी संगठन होंगे, यानी कि लाभ के लिए काम नहीं करेंगे। एक समूह, एक संस्था होता है, सरकार से अलग स्वतंत्र रूप में संचालित होता है, मानवीय उद्देश्य के लिए, विकास के कार्य के लिए ये आगे करते हैं। और इसके रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होता है। एक ट्रस्ट वाला इशू होता है जो निजी ट्रस्ट केंद्र सरकार के भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत यह पंजीकृत होता है। और सार्वजनिक ट्रस्ट संबंधित राज्य के न्यास अधिनियम के तहत जो है वह पंजीकृत होता है। चैरिटेबल कंपनियों की बात करेंगे, ये जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 सेक्शन 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनियों के रूप में फिर यह पंजीकृत होता है। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी जो एनजीओ होंगे एफसीआरए 2010 के तहत गृह मंत्रालय से एफसीआरए पंजीकरण लाइसेंस उनको लेना पड़ेगा, जो विदेश से पैसा लेते हैं जो एनजीओ। अब भारत में नगर निगम को लेकर के चर्चा आया है। दरअसल हुआ क्या है कि आरबीआई ने नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत, अवसर और चुनौतियां रिपोर्ट जारी कर दी है। अब इस रिपोर्ट को लेकर के काफी चर्चा है और यहां से प्रश्न बन भी सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन यानी कि पंचायत और नगर निगम से लेकर के हमेशा ही यूपीएससी नजर बना के रखता है और यहां से प्रश्न रहता है हमेशा ही। तो आपको थोड़ा सा संभल करके इस टॉपिक को पढ़ना है। अब इसके संदर्भ में क्या क्या इस रिपोर्ट में, आरबीआई की रिपोर्ट में बातें कही गई है, कुछ प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। 2023-24 में देश के नगर पालिकाओं का कुल राजस्व संग्रह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का केवल कितना था, 0.6%। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में यह बेहद कम है। इसकी तुलना अगर देखेंगे तो केंद्र सरकार का राजस्व संग्रह 9.2% और राज्य सरकारों का, जितने भी राज्य सरकार हैं सभी का 14.6% था। जीडीपी की तुलना में बात की जा रही है। इससे शहरी विकास के लिए फंड की कमी हो रही है, चूंकि नगर निगम जो है सही से यहां पर देखेंगे तो वह राजस्व संग्रह नहीं कर रहे हैं। नगर निगमों की आय में कर राजस्व का हिस्सा जो है 30% है। इसके बाद अनुदान, अंशदान और सब्सिडी जो है वह 24.9% तक है। शुल्क एवं उपयोगकर्ता शुल्क की बात यह रिपोर्ट कहता है कि 20.2% तक पहुंच गया है। और कैग की रिपोर्ट के अनुसार 18 राज्यों में नगर निगम अपनी संपत्ति कर मांग का केवल जो 56% ही वसूल पाते हैं। नगर पालिकाएं केंद्र व संबंधित राज्य से देरी प्राप्त होने वाले एवं अपर्याप्त फंड पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। 2022-23 में केंद्र एवं राज्य सरकारों से उन्हें मिलने वाले अनुदान में क्रमशः 24.9% और 20.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये कुछ फैक्ट हैं, इसलिए मैं सीधे आपको बताते चलता हूं, क्योंकि यहाँ पर समझने लायक कुछ नहीं है। जो रिपोर्ट जारी किया गया आरबीआई का वो आपको ध्यान में रखना है, उस पर ये फैक्ट थोड़ा सा नजर रखिए, क्योंकि यहां से अगर प्रश्न आता है तो आपसे सीधे तौर पर फैक्ट पूछ लिया जाएगा। नगर पालिका के उधार में वृद्धि, अब जैसे ये चीजें पूछा जाएगा तो यहां पर इसको लेकर के फिर फैक्ट दे देगा। यह 2019-20 के 2,886 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2023-24 में 13,364 करोड़ हो गया है। तो आपसे एक पैटर्न पूछा जा सकता है कि क्या ये नगर पालिका के उधार में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। तो आपको ये डेटा याद रहेगा, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, है ना। कुल संपत्तियों की यहां पर देखेंगे 1.9% से बढ़कर के 5.2% हो गया है उधार में वृद्धि। तो ये परसेंटेज के आधार पर भी पूछा जा सकता है, तो यह भी ध्यान रहे। नगर पालिका बॉन्ड के संदर्भ में कुछ बातें हैं। यह बॉन्ड बाजार अभी अविकसित है। इसका कुल मूल्य अगर कहा जाए तो 4,204 करोड़ रुपये है। यह मूल्य कॉर्पोरेट बॉन्ड का 0.09% है, तो बेहद कम है। अधिकांश नगरपालिका बॉन्ड धारक निजी निवेशक और संस्थाएं हैं। इससे निवेशकों की भागीदारी जो है वह सीमित हो जाती है। अब यहाँ पर भारत में नगरपालिकाएं संस्थाओं के विषय में समझ लेते हैं। भारत के शहरों में 40 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और यह संख्या 2050 तक 80 करोड़ से अधिक होने वाला है। एक रिपोर्ट अभी यूएन का आया था, उसमें कहा गया कि अगले 25 साल यानी कि कह सकते हैं कि 2050 तक हर 10 में से 7 लोग जो है वो शहर में रहना चाहेंगे।
है ना, यानी कि 70% आबादी उस हिसाब से देखेंगे तो शहरों में होगा, और खास करके उसमें साउथ एशिया को लेकर के बात किया गया है, भारत को लेकर के बात किया गया है। वही चीज यहां पर भी कहा जा रहा है। हालांकि शहर देश के केवल 3% भूभाग को कवर करते हैं, फिर भी वे देश के सकल घरेलू उत्पाद के 60% से अधिक का योगदान करते हैं। तो ये शहरों पर भार भी बढ़ता जा रहा है। 74वां संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय शासन को औपचारिक रूप दिया है तथा स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरपालिका के लिए है, और 73वां संशोधन जो है वह पंचायत के लिए है। इस चीज से दोनों को ध्यान रखना है। और अनुसूची की भी बात की जाएगी तो यह जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम की बात किया गया था, जो स्थानीय सरकार ही है। 18 विषयों को इसमें शामिल किया गया जिन्हें राज्य सरकारें नगर पालिकाओं को सौंप देती है। इसमें जो है जैसे कि योजना निर्माण हो गया, भूमि उपयोग का विनियमन कैसे किया जाएगा, निर्माण, ये सारे महत्वपूर्ण विषय जो है वह शामिल होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपोर्ट से फैक्ट पूछा जाएगा, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कैसे होना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि राजनीतिक दल का किस तरह से अध्यक्ष का चुनाव होगा, वहां पर किस तरह से चीजें होगी, इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इस सब चीजों के लिए जो भारतीय चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इसके भूमिका पर चर्चा चल पड़ा है कि किस तरह से काम ये कराया जाए। अब ये क्या होता है जरा विस्तार से देखते हैं। दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के इसका अर्थ है पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे में स्थिति में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन कर पार्टी के सभी सदस्यों को समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान कर राजनीतिक दल की आंतरिक व्यवस्था, संचालन और कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय है, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। भाई किसी व्यक्ति को ये कभी मौका ही नहीं लगा कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ सके, है ना। तो चुनाव प्रक्रिया की जो बातचीत हो वह पूरी तरह से पारदर्शी हो, है ना, उसका बेहतर आंतरिक व्यवस्था हो पाएगा, वो आंतरिक लोकतंत्र बेहतर होगा तभी होगा। इसका सीधा संबंध इस व्यवस्था से है कि उस पार्टी में उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है, नेता कैसे उभरते हैं, नीतियां कैसे बनाई जाती है और फंडिंग कैसे प्राप्त किया जाता है। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, यह समझिए। यह राजनीतिक दल के शीर्ष स्तरीय नेताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले केंद्रीकृत विवेकाधीन नियंत्रण को सीमित करता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल में आपको देखने को मिलेगा कि एक लीडर जो कह दिया वही दल को मानना पड़ेगा, है ना, कि भाई एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है। तो ये अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग स्तरों पर दलों के अधिक से अधिक हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना आवश्यक है। यह धन और बाहुबल से प्रेरित जो चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवार के चयन की प्रणालीगत समस्या का समाधान भी करता है। अभी क्या है कि जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, राजनीतिक दल उसी को टिकट देते हैं, तो इस पर भी यहाँ पर कंट्रोल होगा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के विश्लेषण के अनुसार 543 नवनिर्वाचित लोग जो लोकसभा सदस्य हुए हैं, MPs हुए हैं, उसमें देखेंगे 251 यानी कि 46% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, और बहुतों पर तो जो जघन्य प्रवृत्ति का अपराध यहाँ पर है। यह नागरिकों को राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने का समान राजनीतिक अवसर प्रदान करता है। इससे कई प्रतिभाओं को अवसर भी मिलता है। तो इस तरह के कुछ बातें हैं, और लगातार जो है इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर के बात किया जाता है। अभी नए इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की गई है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।